डीडी राजस्थान के कार्यक्रम खेल पत्रिका में मैं विनीत लोहिया तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आज बास्केटबॉल से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसका इतिहास हम अगर देखें राजस्थान बास्केटबॉल का तो उतना ही पुराना है जितना इस राज्य का है। उन्नीस में पहली बार राजस्थान राज्य की जो टीम नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने गई थी, उस समय इस राज्य का गठन नहीं हुआ और राजपूताना टीम के नाम से इस टीम ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया और तब से इस बास्केटबॉल का सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम चमकने लगा। यहाँ से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की कतार सी लग गई थी, एक के बाद एक दर्जनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के राजस्थान का और देश का नाम रोशन किया। वहीं अजमेर शहर से ऐसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने मास्को ओलंपिक में जाकर के देश का नाम रोशन किया, जिनमें सर्वप्रथम सरदार परमजीत सिंह, जिन्होंने उस भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसने पहली और आखिरी बार ओलंपिक्स में भारतीय टीम का पदार्पण हुआ। इसके साथ ही जोरावर सिंह और हनुमान सिंह, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था, वो भी इस ओलंपियन टीम के हिस्सा रहे। उन्नीस के फिलीपींस में आयोजित एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से अपना सफ़र शुरू कर 1980 के मास्को ओलंपिक्स में जाकर के देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बास्केटबॉल को नई पहचान दी, जोरावर सिंह, वो मेरे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि बास्केटबॉल को उन्होंने किन ऊंचाइयों तक छुआ और कैसा आपको बास्केटबॉल के प्रति लगा कि आज वो अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि देश का नाम उन्होंने इस खेल के माध्यम से किया। जोरावर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1973 से जो आपने सफ़र शुरू किया था और ओलंपिक्स तक जो आपकी यात्रा रही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि वो सफ़र आपका कैसा रहा। कल का बास्केटबॉल और आज के बास्केटबॉल में बहुत रात दिन का फ़र्क है। आजकल हमारे जितने भी नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर सेक्शन, ये सभी बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम में होते हैं। जिस स्टेट के पास इंडोर स्टेडियम होगा वही नेशनल मुहैया करा सकता है, वही कंडक्ट कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बास्केटबॉल अभी एक तो इंडोर स्टेडियम में हो गया और दूसरा बास्केटबॉल में जब पहले के प्रचलन में अभी आजकल बच्चों को एकेडमियाँ वगैरह खूब खुल रही है। जयपुर में चले जाओ, अजमेर में चले जाओ, दूसरे भीलवाड़ा में चलो, बड़ी बड़ी सिटियों में एकेडमी बहुत है। और बच्चे शुरू से ही, जैसे छोटी एज से ही 3 साल के बच्चे ही बास्केटबॉल शुरू कर देते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, फंडामेंटल ठीक हो जाते हैं और बच्चे आगे प्रोग्रेस अच्छा करते हैं। जोरावर सिंह जी, आपने इतने वर्षों तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व विदेशों में किया, तो आप विदेशों में जाकर के जब खेलते थे तो वहाँ का जो खेल और वहाँ की जो परिपाटी होती थी, वो हमारे देश में क्या आपने पाया कि कमियाँ थी या कोई हमारे यहाँ अच्छा था, चाहे वो खेल मैदानों का हो या प्रशिक्षकों का? अब इसमें जैसे आपने सवाल पूछा है, बाहर के जो खेल में जैसे बास्केटबॉल एक हाइट का गेम है, इसमें हमें हाइट वाले खिलाड़ियों को पिकअप करना पड़ेगा और स्कूलिंग लेवल से ही हमें खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ता है। तो हमारी जो नर्सरी है, एक्चुअली बेसिक चीज़ें हैं स्कूल, और स्कूल में हमारे गवर्नमेंट जितने भी स्कूल है उसको मुहैया कराने पड़ेंगे। और बाकी वहाँ देखा कि बाहर फॉरेन में उस टाइम में इंडोर स्टेडियम वगैरह जगह जगह इंडोर स्टेडियम होते हैं और गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज़ देती है उनको, तो इसलिए गेम का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। जोरावर सिंह जी, अभी तो पूरे राजस्थान में इंडोर स्टेडियमों की एक बौछार सी आई हुई है, तो आपका क्या मानना है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर स्टेडियम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षक हो, तो इस खेल में क्या और परिवर्तन लाया जा सकता है? इसके लिए हमें सबसे पहले है, जैसे हमारे काउंसिल को हर डिस्ट्रिक्ट में एक बास्केटबॉल कोच होना चाहिए, जो हमारी काफ़ी वैकेंसी है। दूसरा, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो कम से कम जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें 50% भी अगर बास्केटबॉल कोर्ट इंडोर स्टेडियम बन गए तो हमारा बास्केटबॉल ऊपर आएगा। और इसके बाद में जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है कोचेज़ का, वो अच्छा हो, मेहनती हो, क्वालिफाइड हो, जिससे बास्केटबॉल सिखाने की क्षमता हो। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें
डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को उनके जॉब प्रोस्पेक्ट के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना है, ताकि हमारे खिलाड़ी बाहर नहीं जाएं और वहीं राजस्थान में खेलते रहें, तो इससे हमारी टीम अच्छी बनेगी। विनय जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ बास्केटबॉल का, हमारे ख़ास तौर से सीकर ज़िले में दुजोत ग्राम, उसमें हमेशा बास्केटबॉल का घट रहा है और उसमें हमेशा रोज़ सुबह शाम बच्चे आते हैं। वहाँ कोच की कमी है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट वहाँ कोच मुहैया कराए ताकि बास्केटबॉल और भी डेवलप हो। हॉकी की तरह संसारपुर जैसे पंजाब में, वैसे ही दुजोत का नाम भी राजस्थान में रोशन हो और बास्केटबॉल और अच्छा डेवलप हो। जोरावर सिंह जी, आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन प्रेरणादायक बातों से हमारी युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीख मिलेगी और आने वाला समय राजस्थान में बास्केटबॉल का फिर ऐसा दौर आएगा कि हम सिरमौर बन करके राष्ट्र में अपना गौरव फिर बढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद। अजमेर शहर की महिलाओं ने भी इस खेल को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उसमें शालू शर्मा, कृष्णा वर्मा, कमलेश दरागी, ऐसी कहीं अनेक महिला खिलाड़ी रहीं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के न सिर्फ इस शहर का बल्कि राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जाकर के और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करते ऐसे दो खिलाड़ी आज मेरे साथ हैं, शालू शर्मा और कृष्णा वर्मा, जिनसे हम जानेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। शालू शर्मा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतना लंबा सफ़र बास्केटबॉल में तय किया है, 90 से लेकर के आज तक आप बास्केटबॉल से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो नाम रोशन किया, वो सफ़र आपको कैसा लगता है हमारे दर्शकों को? बास्केटबॉल का सफ़र मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे फादर खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं। वो खुद हॉकी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स में जाने के लिए बहुत एनकरेज किया। और ये जो मेरा सफ़र रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा है। शायद मुझे लगता है कि मैं लाइफ में इससे ज़्यादा अच्छा सफ़र कहीं तय नहीं कर सकती। तो काफ़ी मेहनत और टेक्निकली हम लोग उस समय जब हम लोग खेलते थे तो काफ़ी टेक्निकली हम लोग थोड़ा पीछे थे गर्ल्स के हिसाब से, क्योंकि बॉयज़ बहुत अच्छे से, लेकिन गर्ल्स का था। जब हम लोग इंडिया कैंप और इसमें गए, वहाँ से बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने और यहाँ पर आके हम लोगों ने अपना खुद का प्रैक्टिस किया काफ़ी अच्छे। फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोगों ने उसको डेवलप किया और आज हम बहुत अच्छे मुकाम पे। और मैं इसी प्रोफेशनल के तौर पे फिर मैंने रेलवे ज्वाइन किया और आज मैं रेलवे के लिए खेलती हूँ। शालू, आप जब पीछे मुड़ करके देखती हैं तो 20 वर्षों का ये सफ़र आपको काफ़ी सुखद लगता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी बास्केटबॉल को किस नज़रिए से देखती है या किस तरह से इस खेल को अपनाने में जुटी हुई है, उस बारे में आपका क्या ख्याल? हमारा वाला सफ़र हम लोग उस समय सर हम लोग को इतनी सुविधाएं और ये सब नहीं था कि ग्राउंड था, हम लोग का अपना मेहनत था, जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से, जो कि आज के बच्चों को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि बच्चे मेहनती तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को सरकार की तरफ से बहुत अच्छे से देना चाहिए। स्कूल दे रहा है, कॉलेजेस दे रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट अभी बहुत, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में स्पेशली लड़कियों के लिए डेवलपमेंट थोड़ा धीरे हो रहा है, क्योंकि लड़कियों का या तो पेरेंट्स से या समाज से बच्चों को बहुत कम आने पे हो रहा है ग्राउंड पे। तो जब वो ग्राउंड पर आएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से और आगे तक उन्होंने बहुत नाम कमा देना है उसको। युवा पीढ़ी को जब आप सिखाने जाती हैं तो क्या कुछ आप उनमें पोटेंशियल देखती हैं कि आने वाला समय बास्केटबॉल के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल सर, मैं जब बच्चों को सिखाती हूँ तो उनका भी बहुत अच्छा, मतलब इतनी मेहनती होती हैं वो लोग। जितना ग्राउंड, यदि मैंने 4 घंटे उनको बोला है तो 4 घंटे वर्कआउट करती है, मेरे साथ करती हैं। और काफ़ी स्ट्रेंथ है आजकल के बच्चों में। ऐसा नहीं कि हम लोगों के समय में, आज के बच्चों में भी है। बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उन पर बर्डन स्टडी या फिर करियर और इन सब को लेके वो थोड़ा सा एक टाइम देना पड़ता है स्पोर्ट्स के अंदर। यदि हम 2 घंटे दे रहे, 4 घंटे दे रहे, हर अचीवमेंट में रहता है कि आप बहुत अच्छे से देंगे। लड़कियां कर सकती है सर, और कर भी रही हैं, नाम भी कमाई, राजस्थान का कर रही है, अजमेर का कर रही है, हर तरह से अपने आप को प्रूव कर रही है कि हम लोग बेस्ट हैं। आपने महाराणा प्रताप पुरस्कार जीता, अरावली पुरस्कार जीता, इसके बाद अब आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि इस खेल को और क्या अधिक से अधिक सुविधाएं दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं इसकी ओर
रुझान उनका बढ़े। बिल्कुल सर, सरकार से मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। जैसे अभी अपने स्पोर्ट्स कोटा में इन्होंने राजस्थान में जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, बहुत अच्छा स्टार्टिंग है स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि बच्चे स्पोर्ट्स में आ इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग हैं ना क्रिकेट और दूसरे अदर गेम के लिए आप अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन बास्केटबॉल जैसी चीज़ के लिए एक तो इतना फास्ट, वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है, बहुत मेहनत मांगता है ये वाला गेम, तो फैसिलिटी भी बहुत मिलनी चाहिए सर। और सरकार जो दे रही है मुझे उससे बहुत खुशी है कि नए बच्चों को नई जॉब दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया सर आज की तारीख में, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें उसका अच्छी और उपलब्धि मिलनी चाहिए सरकार से। मेरे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी कृष्णा वर्मा। इनसे जानेंगे कि आपने इतना समय बास्केटबॉल को निकाला, चाहे वो अजमेर के लिए हो या राजस्थान के लिए हो। लगभग आपने 20 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियां अर्जित की है, आज आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? सर, मैं बास्केटबॉल के क्षेत्र में तो मैं ये चाहूँगी, जैसे मेरा एक इंटरेस्ट था, मेरा स्कूल सावित्री स्कूल था, वहाँ पे मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और 4 बहनें हैं, तो मेरे पापा का इंटरेस्ट ये रहता था कि मैं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। वहाँ पे बास्केटबॉल गेम चलता था, तो मैं ग्राउंड के बाहर, जब मैं 8th क्लास में थी तो ग्राउंड के बाहर से मैं देखती थी कि सीनियर्स मेरी खेल रही हैं, तो मुझे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो हमारे जो पीटीआई सर थे, उन्होंने मुझे खेलते हुए भी देखा, तो उन्होंने कहा बेटा आप शाम से यहाँ रुकना, और फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि आपको यहाँ रुक के और प्रैक्टिस करनी है, सुबह और शाम टाइम देना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद कुछ देखा होगा सर ने। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए रेडी रही और सुबह शाम बस मुझे पढ़ाई से कुछ दिखाई नहीं देता था, गेम्स ही गेम्स दिखाई देता था। फिर बहुत जल्द ही मैं डिस्ट्रिक्ट और स्कूल टीम में आ गई। पहली बार जब आपका भारतीय टीम में चयन हुआ तो पटियाला जाने और वहाँ कुछ क्या सीखने को आपको मिला जिससे आपके खेल में और निखार आया? सर, जब मेरा पटियाला में सिलेक्शन हुआ, 1987 की बात है, मैं जूनियर नेशनल्स के लिए जबलपुर गई थी। तो जो बीएम देवाकर सर हैं भीलवाड़ा के, वो अपने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके बोला कि 4 नंबर की जर्सी वाला खिलाड़ी कौन है। मैंने कहा सर मैं हूँ। तो बोले आपको यहीं रुकना है, यहीं से आपको इंडिया कैंप में सेलेक्ट हुए और यहीं से आपको कैंप के लिए पटियाला जाना है। तो मैं उस समय छोटी भी थी, मैं डर सी गई। मैंने कहा 1 महीना तो मैं पहले ही घर से बाहर हूँ, कैसे कैंप में। लेकिन उन सर ने बहुत मोटिवेट किया और जो टीम इंचार्ज सब लोगों ने बोला बेटा यहाँ से जाना है, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। फिर मुझे भी लगा ठीक है। फिर वहाँ से जो 22 भारत की टीम के लिए जो 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा भी था। फिर उनके साथ रहे। वहाँ जब मैं पटियाला पहुँची तो हालांकि हर स्टेट से 2-2, 3-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, राजस्थान से सिर्फ मेरा हुआ था, तो थोड़ा अकेलापन लग रहा था। लेकिन बस मुझे ग्राउंड पे अपना परफॉर्मेंस देना था। तो जो हमारी एक लेडी कोच थी, कोचिंग ख़त्म होती तो वो मैं अकेली पीछे चलती, तो वो बोलते बेटा आपको आगे बढ़ना और इन सब पंजाब की गर्ल्स, महाराष्ट्र की गर्ल्स को देखिए और आपको इनके। मैंने कहा ठीक है मैम। तो वो एक इंस्पिरेशन था और उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखी सर। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोचिंग उसमें ही जाना है व्यवसाय के हिसाब से। तो मैंने फिर उसमें बास्केटबॉल में एनआईएस किया। अभी भारत सरकार की और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब की अनेक खेल से संबंधित जो योजनाएं आई हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि इतनी अच्छी सुविधाएं और योजनाएं आई हैं, तो खेल और खिलाड़ियों पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? जी सर, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खेलों के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और उन्होंने जो खेलो इंडिया स्कीम जो अभी चलाई है, वो बहुत ही बेहतरीन स्कीम्स में से एक है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा और गवर्नमेंट अब काफ़ी कुछ एफर्ट्स कर रही हैं प्लेयर्स को, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ही ग्रामीण ओलंपिक्स की भी योजना है जिसमें गाँव के बच्चे आगे आएंगे, तो उस टैलेंट को हम सर्च करके और इंडिया के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं सर। एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि कल जब आप अपना समय था खेल का बास्केटबॉल में और आज जो समय आया है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि पहले का खेल सुविधाएं और आज की खेल सुविधा के बारे में? सर, हमारे टाइम में तो सुविधा बहुत ही, मतलब आज के हिसाब से तो कुछ भी सुविधा नहीं रही। हमारे पास एक बॉल होती थी और ग्राउंड होता था, लेकिन अब जो सुविधाएं बच्चों को मिलती है, कोचेज़ उपलब्ध होते हैं, उनको एकेडमिक्स खुल गई हैं, तो वो वहाँ जाके अपने पर्टिकुलर गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोचेज़ उनके लिए हैं, हमारे लिए तो एक जो हमारे पीटीआई थे और हमें आपने सर कॉलेज में आपने मुझे जो कोचिंग दी है, तो ये
एक तो एनआईएस कोचेस जो हैं वो ट्रेनिंग दें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। अब बच्चों के पास बहुत से अवसर हैं, कोचेस उनको उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो मेहनत करें, अपना एक टारगेट सेट करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से वो अपने मुकाम पे पहुंचेंगे सर। और इंडिया टीम तक जाना तो एक अपने आप में सुखद अनुभव होता है सर। युवा पीढ़ी के दो उभरते सितारे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान और देश का नाम रोशन किया, उन्हीं में से एक कमलेश सरागी, जिन्होंने स्कूली स्तर पर इस राज्य का नाम रोशन किया। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पहली बार जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई तो राजस्थान और राज्य का जब आपने प्रतिनिधित्व किया आपको कैसा लगा? अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप देश के लिए चयनित हो रहे हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और उसके बाद में पूरे देश भर में से 25 लोगों को बुलाया गया था, उनमें से सबसे पहले 20 लोगों को चयन किया गया था और उसके बाद उन 20 लोगों को कैंप लगा और उसके बाद में टॉप 12 में आना, मतलब आप देश के 12 लोगों में से हैं और उसके बाद में आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले। तो सर ये अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है और सबसे बड़े गर्व की बात ये होती है कि आप अजमेर में से अपने एज ग्रुप में से और आपके पिछले जो सीनियर्स रहे हुए उनमें से आप दूसरे नंबर पर स्टैंड करते हैं कि जो अपने देश को प्रेजेंट कर कर आए हुए हैं। कमलेश, आपने 2-3 बार देश का प्रतिनिधित्व किया और एशियन चैम्पियनशिप जब स्कूल की हुई थी उसमें आपने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। वो पल जब होता है कि आप अपने देश की टीम का नेतृत्व करते हुए झंडा लेकर के चलते हैं, वो पल आपको कैसा रहा? जी सर, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उसकी कप्तानी आपके हाथ में हो तो सर अपने आप में एक गर्व महसूस होता है। आप जब तिरंगे के पास से गुजरते हो तो सर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब वो तिरंगा आपके हाथ में होता है तो सर वो फीलिंग है ना, बताई नहीं जा सकती, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। युवा पीढ़ी को आप किस तरह से देखती हैं कि वो इस खेल की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ निकाल रही है सर वो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ निकाल रही है, लेकिन जब तक उनका सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक युवाओं को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है सर। क्योंकि युवा तब तक ग्राउंड पे नहीं आएगा तब तक जब तक उनको अपने भविष्य की सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि जो पॉलिसीज़ है वो अभी छोटे स्तर पर निकल रही है कि छोटे बच्चों, जैसे खेलो इंडिया निकला है, खेलो इंडिया निकला है हमारे यूथ के लिए, लेकिन जो उससे पहले निकल गए, जब तक वो लोगों का भविष्य सिक्योर नहीं है तब तक नीचे वाला कैसे मान लेगा कि हमारा भविष्य सिक्योर है? तो वो खेल की लाइन में कैसे आएगा जब तक उनसे ऊपर जो लोग हैं उन लोगों की सिक्योरिटी उन लोगों को दिखाई नहीं देगी, तब तक वो लोग भी आकर के अपनी सिक्योरिटी नहीं समझ पाएंगे। कुमुद खत्री, आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, लेकिन 20 वर्षों तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के बाद आप एक ऐसे सब्जेक्ट से जुड़ी हैं कि ग्रामीण प्रतिभाओं को किस तरह से उभारा जा सके, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरी रिसर्च है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स में, और अगर मैं कहूँ कि हमें क्या सुविधाएं और डेवलप करनी चाहिए तो मुझे लगता है हम हर एरिया में, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं ताकि किसी को भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैवल करके दूर आके किसी ग्राउंड पे प्ले ना करना पड़े और आसानी से वो अपने आसपास की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। तो मुझे लगता है ये एक सुविधा है जो हम और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे युवाओं को भी फ़ायदा होगा और उन्हें भी, जो शायद अपना करियर ना बनाना चाहें पर फिजिकली फिट रहना चाहते हैं। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम हर एरिया में एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करें। कुमुद, आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक रही है और सरकार इस ओर ज़रूर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। हमारी टीम चाहे स्वर्ण पदक जीते, रजत पदक जीते, वो पदक लिए बगैर नहीं आती है, चाहे वो सीनियर वर्ग में हो, जूनियर वर्ग में हो, मिनी वर्ग में हो। तो ये एक ऐसा इतिहास है और इन दिनों चारों तरफ मैदानों की जो बौछार लगी है, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो या आउटडोर स्टेडियम हो, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। NIAS प्रशिक्षण प्राप्त जो कोचेज आ रहे हैं उससे भी युवा पीढ़ी में काफ़ी रुझान इस खेल की ओर बढ़ने लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा अविरल जारी रहेगी और आने वाला समय राजस्थान का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार लिया जाएगा कि मानो वो बास्केटबॉल का एक पर्यायवाची बनकर उभर रहा हो।